नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंबाला में। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर इसे भारत का स्वर्णिम युग बताया है। तो वहीं लखनऊ में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में भारत ने केवल सरकार का बदलाव नहीं देखा, बल्कि कार्य संस्कृति, प्रशासनिक क्षमता और वैश्विक पहचान में भी नया आत्मविश्वास हासिल किया है। आज ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल एक विश्व नेतृत्वकारी कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये केवल भारत ने केवल सरकार नहीं, ये 12 वर्षों में बल्कि सरकार नहीं बदली, बल्कि कार्य संस्कृति, निर्णय क्षमता और वैश्विक पहचान में एक नया आत्मविश्वास प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज निर्णायक, आत्मनिर्भर और विश्व मंच पर एक प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में भारत उभरा है। आज गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं जन सामान्य तक पहुंची हैं, चाहे आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर जल, हर घर बिजली का विस्तार हो, या उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन हो। आज आम गरीब की आमदनी को बढ़ाने के में ये सक्षम रहे हैं। पहली बार जो योजनाएं हैं वो कागज से निकलकर सीधे गरीब के घर तक पहुंची हैं। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है। G20 की सफल अध्यक्षता के बाद विदेश नीति में भारत की एक आज मजबूत स्थिति है। चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, पश्चिम एशिया का युद्ध हो, अमेरिका ईरान का हो, आज भारत की एक संतुलित भूमिका है, एक संतुलित तरीके से व्यवहार है वैदेशिक नीति में। आज विश्व केवल भारत को एक बाजार नहीं, बल्कि एक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में भारत को आज पूरा विश्व देख रहा है। मैं कह सकता हूं ये बदला हुआ भारत है। ये जो हिंदुस्तान के 12 साल नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में पूरे हुए हैं, ये भारत का स्वर्णिम युग है। इसमें हर क्षेत्र में भारत ने तरक्की की है, जन विश्वास बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, डिजिटल क्रांति आई है, हमारी आर्थिक व्यवस्था को 11वें नंबर से उठा के 5वें नंबर पर कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का जो इमेज था, डब्बू का इमेज था, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किताब लिखी है। 11 अध्यायों की इस किताब में चौहान ने पीएम मोदी को कर्मयोगी और साधक बताया है। अपनापन नाम से लिखी गई किताब में शिवराज सिंह ने अपने और पीएम मोदी के पिछले 3 दशकों से ज्यादा लंबे समय के संबंधों के अनुभवों का लेखा जोखा पेश किया है। साथ ही कई दिलचस्प किस्से भी दर्ज किए गए हैं। नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव शीर्षक के साथ ही किताब को लेकर शिवराज सिंह ने दावा किया कि इसे पढ़ने और बाद सहभागिता और राष्ट्र निर्माण जैसे गुण विकसित होंगे। मोदी जी के साथ हमारे कृषि मंत्री जी के बिताए गए समय के आधार पर जो पुस्तक का लोकार्पण हुआ, मैं अपनी ओर से माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री के जीवन के बहुत सारे अनुभव बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ है, लेकिन लंबे समय से माननीय शिवराज सिंह जी युवा मोर्चा अध्यक्ष, केसरिया वाहिनी संयोजक, मुख्यमंत्री, अब कृषि मंत्री, ऐसे में संगठन के, सरकार के सभी अनुभव से निश्चित रूप से सब लाभ उठाएंगे। हम सब उस पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे। मेरी अपनी ओर मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि ऐसे नेता जिनके पास दशकों का अनुभव है
उस अनुभव को डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी उनके अनुभवों से सीख सके। मैं खुद, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को कई बार मैं कहता था कि जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने अनुभव को डॉक्यूमेंट करें। ऐसे वाक्य, ऐसे मूवमेंट्स, ऐसी चर्चाएं जिन्होंने उन्हें प्रेरित करने का काम किया, हम जैसी और हमारे बाद आने वाली युवा पीढ़ी के लिए ये यकीनन प्रेरणादायक बनेंगे। आज उन्होंने अपने अनुभव को मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ बिताए हुए क्षणों को डॉक्यूमेंट करके अपनापन नामक पुस्तक के रूप में उन्होंने आज देश को समर्पित करने का काम। हमारी पीढ़ी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को अनेक रूपों में देखा है। संगठन में काम करते हुए देखा, मुख्यमंत्री के रूप में देखा है, प्रधानमंत्री के रूप में देखा है। उनके अलग अलग व्यक्तित्व में, उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। तो शिवराज जी ने उसको लिपिबद्ध किया है। वो आज के नई पीढ़ी को एक तरीके से मार्गदर्शन देगा। मैं शिवराज जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने अनुभव को बहुत अच्छे तरीके से, सारगर्भिक तरीके से लिपिबद्ध किया। आज बड़े प्रसन्नता का विषय और जिस प्रकार का उत्साह पूरी जनता में दिखाई दे रहा, अपनापन माननीय हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा और मोदी जी के जीवन में उनके जो साथ में उन्होंने बिताए हैं, उनसे जो प्रेरणा ली है उसको उसमें समाहित करने का काम किया। ये देश के हर कार्यकर्ता के लिए, हर युवा के लिए और हर वर्ग के लिए किताब बहुत ही अच्छी साबित होगी और मैं सबसे यही कामना करता हूँ सब इसको पढ़कर और अपने जीवन में आत्मसात करने का काम करें। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा व्यवस्था को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा संकट पर वही लोग सवाल उठा रहे हैं जिनके शासनकाल में लोग बिजली के तारों पर कपड़े सुखाते थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय प्रदेश में बिजली आपूर्ति की स्थिति बेहद खराब थी। कई जिलों में एक सप्ताह रात में बिजली आती थी तो दूसरे सप्ताह किसी और जिले में सप्लाई दी जाती थी। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था में व्यापक सुधार किया है और आज गांव से लेकर शहर तक बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ऊर्जा क्षेत्र में लगातार निवेश और सुधार कर रही है जिससे आम लोगों को राहत मिल रही है और प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिस कमरे में कोई नहीं, क्यों एसी जला रहे हैं, क्यों पंखा चला रहे हैं? रात्रि में जब आवश्यकता नहीं तो जितनी लाइट आवश्यक है एक लाइट जला दीजिए, एक दो लाइट महत्वपूर्ण स्थानों पर जलाइए, बाकी लाइट बंद कर दीजिए। डेकोरेशन के लिए जो घर घर में लोगों ने लाइट लगा रखी है उसको बंद कर दीजिए। इस दौरान स्ट्रीट लाइट नगर निकायों का दायित्व बनता है उतना ही जलाएं जो नागरिकों के हित में हो, अनावश्यक न जलाएं। ऐसे ही पंचायतों में भी हमें करना होगा। हमने कल ही पंचायत के ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 6 महीने वे कार्य करें। जब तक ओबीसी कमीशन रिजर्वेशन की प्रक्रिया को पूरी करता है तब तक वे अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएं। हमने सहमति दे दी। उनका भी दायित्व बनता है गांव में दिन में बिजली के स्ट्रीट लाइट न चले, ना गांव में न शहर में दिन में स्ट्रीट लाइट न चले। जब आवश्यकता नहीं तब हम लाइट बंद करके रखें। ये सभी कार्य हम करेंगे तो हम अपने नागरिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे और चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और इसी चुनौती का सामना करने के लिए आज सबकी आवश्यकता बनती है कि विपक्ष के उस नैरेटिव को न माने। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, कथित फर्जी एनकाउंटर, महंगाई, बिजली संकट और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर बेहद संवेदनशील मुद्दा बन चुके हैं और इन घटनाओं में सबसे ज्यादा पीड़ित समाज के लोग निशाना
बन रहे हैं। आरोप लगाया कि सरकार जाति और धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है और एनकाउंटर के जरिए समाज में भय का माहौल बनाया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रेस के साथियों का। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले जो बच्चे लैपटॉप आज प्राप्त किए हैं, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने लैपटॉप का इंतजाम किया और आज हम सब लोगों को मिलकर के उन बच्चों को सम्मान करने का मौका मिला है। ये नई व्यवस्था की है, सरकार नहीं है, लेकिन जो साथी सम्मान करना चाहते हैं टॉपर्स को, वो लैपटॉप लाते हैं और जिस दिन प्रेस होती है उनके सामने उन बच्चों का सम्मान करने का हम सबको मौका मिलता है। मैं उन बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, अपनी पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज महत्वपूर्ण प्रेस इसलिए है कि हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ 2020 में, उसी तरह का लगभग 2026 में भी हमें देखने को मिल रहा है। वो जनता तक सच्चाई पहुंचाने भी नहीं देना चाहती है। फेक इनकाउंटर को लेकर के कोई पहली बार बात नहीं हो रही है। कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक इनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है। मैं अपने प्रदेशवासियों से ये कहना चाहता हूं, आज हम एक बेहद खतरनाक और संवेदनशील मुद्दे को उठा रहे हैं। जिस देश की सदियों पुरानी संस्कृति में मुठभेड़ की जगह मेलजोल की बात की हो और पूरी वसुधा को कुटुंब माना हो, वहां ऐसी हिंसक और आपराधिक गतिविधियों के लिए तब तक कोई जगह नहीं हो सकती जब तक कोई इसका जानबूझ करके अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग न करे। फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से मेंटल सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है, लेकिन अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जाता, बल्कि आउटडेटेड, डाउनग्रेडेड बनाया जाता है। मैं ये बात दोबारा कहता हूं कि फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से मेंटल सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है, लेकिन अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जाता, बल्कि आउटडेटेड, डाउनग्रेडेड बनाया जाता है। इससे मानस में हिंसा को भरा जाता है, हत्या को जायज ठहराया जाता है और जंगल के जमाने की उस रूढ़िवादी मानसिकता को वापस लाया जाता है। राजस्थान के बीकानेर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लगभग 1096 किलोमीटर लंबी पार्श्व सड़क और 520 किलोमीटर अक्षीय सड़क सीमा कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और बीएसएफ जवानों की जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगी। गृह मंत्री ने बताया कि सीमा पर नए डिजाइन की फेंसिंग का कार्य भी तेजी से जारी है। इसके साथ ही राजस्थान की करीब 180 सीमा चौकियों पर पेयजल पाइपलाइन परियोजना पूरी कर ली गई है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात जवानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। 179वीं बटालियन की एक बहुत महत्वपूर्ण बीओपी है और हमने पूरे राजस्थान के रेगिस्तान में एक लेटरल रोड के निर्माण का कार्य शुरू किया है, जो आपकी ढेर सारी असुविधाओं को समाप्त करने में काम आएगा। लगभग 1096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड और 520 किलोमीटर लंबी एक्सियल रोड, ये दोनों मिलाकर बीएसएफ के जवानों की सारी सुविधाओं की भी चिंता करेंगे
और कनेक्टिविटी को भी बहुत लाइव और उपयोगी बनाएंगे। यहां पर ही न्यू डिजाइन फेंसिंग लगाने का काम चल रहा है और राजस्थान की लगभग 180 चौकियों पर पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचाने का भी काम पूर्ण हुआ है। मित्रों, अब हमने बीएसएफ की परंपरागत ड्यूटी को नए डायमेंशन से देखना पड़ेगा। अब तक जो हम करते आए हैं, सीमा के उस पार से कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण न करे, अवैध स्मगलिंग पर नजर रखना, घुसपैठ पर नजर रखना और अहरनिश इनकी सीमा पार की गतिविधियों को हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से नजर में रखकर हमारी तैयारियों को भी पैनी करना। मगर अब जिस तरह से देश को नुकसान करने के लिए आमादा जो तत्व है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, उसको देखते हुए भारत सरकार ने कुछ साल पहले एक निर्णय किया था, हालांकि राजस्थान में इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, कि बीएसएफ का कार्यक्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर कर। वाराणसी में भीषण गर्मी के कारण लोगों का जनजीवन मुश्किल हो गया है। शहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। डॉक्टरों ने लोगों को जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने और अधिक पानी पीने की सलाह दी है। वहीं प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। गर्मी के चलते बिजली और पानी की मांग भी बढ़ गई है। आज देश भर में गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। सुबह से ही गंगा और अन्य नदियों से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं देखने को मिली। मान्यता है कि इस शुभ तिथि पर गंगा में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मां गंगा की आराधना कर रहे हैं। पुराणों के अनुसार आज के ही दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। कहा जाता है कि मां गंगा मनुष्यों का उद्धार करने के लिए ही धरती पर उतरी है। तभी से इस तिथि पर गंगा पूजन की परंपरा शुरू हुई है। मान्यता है कि इस शुभ तिथि पर गंगा में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति मिलती है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज, जहां गंगा दशहरा के पावन अवसर पर त्रिवेणी संगम में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी और गंगा मैया की जयकारों के बीच आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। गंगा दशहरा है, इसलिए हम लोग स्नान करने आए हैं। आज के ही दिन माँ गंगा मैया पृथ्वी पे अवतरित हुई थी। आज के दिन बहुत बड़ा महत्व है दशहरे का। अब जगत का कल्याण हो और क्या कर सकते हैं। आज गंगा दशहरा है। इस गंगा दशहरे के अवसर पे सारे पृथ्वीवासी यहाँ गंगा घाट पे सब स्नान करने के लिए एकत्रित हुए हैं और सब यही श्रद्धालु अपनी पाप पुण्य जो होता है यहीं पे सब माँ गंगा से स्नान करते हैं और कामना करते हैं कि सबके दुख दरिद्र दूर हो। और इसी आशा के साथ हम लोग इस धरती पे, इस गंगा तट पे आए हुए हैं माँ गंगा का स्नान करने। प्रयागराज की तरह काशी में भी आस्था की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। वाराणसी के देवी अहिल्याबाई घाट पर गंगा दशहरा का पर्व भव्य तरीके से मनाया गया। शहर दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी ने 51 बटकों के साथ मां गंगा का वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच दुग्धाभिषेक कर विधिवत पूजन अर्चन किया। घाट पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल हुए। पूर्ण सलीला गंगा, पाप नाशनी गंगा के अवतरण दिवस गंगा दशहरा पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, काशीवासियों को
ढेर सारी शुभकामना देता हूं। आज मां गंगा के अवतरण दिवस पर काशी में यहाँ पर शास्त्रार्थ महाविद्यालय के बटुकों पूज्य संतों के सानिध्य में मां गंगा का उनके अवतरण दिवस पर एक अभिषेक का कार्यक्रम, दुग्धाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया था। मां गंगा के प्रति कृतज्ञता भाव प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी, प्रत्येक भारतवर्षी के मन में रहता है, क्योंकि मां गंगा मातृ रूप में ही हम सबको, पूरे सनातन धर्मावलंबी को अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति भी दिलाती हैं। रामनगरी अयोध्या में भी गंगा दशहरा की रौनक देखने को मिल रही है। सरयू घाट से लेकर राम मंदिर तक भक्तों का तांता लगा है। बड़ी संख्या में सुबह ही श्रद्धालु सरयू में स्नान, दान और पूजन कर रहे हैं। आज का दिन राम भक्तों और हर अयोध्या वासी के लिए भी खास है, क्योंकि गंगा दशहरा की तिथि पर ही राम मंदिर में प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना हुई थी। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस भी अलर्ट है। आज जो है श्रद्धालुओं की भारी संख्या में आवक हुई है। प्रातः 3, साढ़े 3 बजे से ही श्रद्धालु निरंतर आ रहे हैं और स्नानोपरांत जाके हनुमान जी के और अन्य देवालयों में दर्शन कर रहे हैं। और इसके संपूर्ण व्यवस्था के लिए सेक्टर और जोनल व्यवस्था लागू की गई है। और घाटों पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जल पुलिस, पीएसी और एसडीआरएफ की टीमें निरंतर नाव से भ्रमणशील हैं। और जो बैरिकेटिंग लगाई गई है उसमें निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में उसका उल्लंघन जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो न कर पाएं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन डुबकी लगाने से भक्तों की शुद्धि हो जाती है। यही वजह से भीषण गर्मी के बावजूद भक्त घाटों पर डुबकी लगा रहे हैं और मां गंगा के जयकारे लगा रहे हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है, जब से देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिशा में आगे बढ़ रहा है तब से देश बहुत तरक्की कर रहा है और आम जनमानस को जो मूलभूत सुविधाएं मिली हैं वह फ्री में मिल रही हैं। विदेश नीति भी जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से और ज़्यादा मजबूत हुई है, जो पहले की सरकारों में नहीं थी। साथ ही सभी का साथ, सभी का विकास हो रहा है। तो वहीं प्रधान के बड़े कार्यकाल को लेकर कहा कि योगी सरकार का ये फैसला अच्छा है, इससे जो काम अधूरे रह गए थे वो जल्द पूरे होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 साल पूरे हुए हैं, आप किस तरह से देखें? आज आप देख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ है, आज पहुंच गए हैं विश्व के चौथे पावदान पर। प्रति व्यक्ति की आय बढ़ाई गई और साथ ही साथ जो सड़कों का विकास का जो जाल बिछाया गया वह 12 साल के मोदी जी के देन है। जितने काम 60 साल में नहीं हुए थे उतने मोदी जी ने 12 साल में करके दिखा दिए। हर व्यक्ति के पास आवास हो जाए, हर के पास शौचालय हो जाए, गैस का कनेक्शन हो जाए। 12 साल पहले की कल्पना होता था कि मेरे घर में गैस का कनेक्शन हो जाए और लोग जाया करते थे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास कि हमको लिख दीजिए। आज मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिल रहा है। ये कमाल किया माननीय मोदी जी ने 12 साल के अंदर। इलाज के लिए लोग परेशान थे, आयुष्मान कार्ड दे करके उन्होंने हर गरीब से गरीब व्यक्ति का सरकारी सहित प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में इलाज का काम शुरू कर दिए। ये कमाल किया 12 साल के अंदर। तो माननीय मोदी जी को आभार है, उनको बधाई है कि उन्होंने भारत के हर व्यक्ति की आय के साथ साथ जो विकास से नई नई गाथा लिखे हैं। शुभकामनाएं के लिए। सर, ग्राम पंचायतों के प्रधान का कार्यकाल 26 मई को पूरा हो रहा था। सरकार ने बढ़ा करके 6 महीने फिर से उनको टाइम दे दिया, प्रशासक नियुक्त किया है। अब सपा कह रही है कि प्रधानी का चुनाव अगर होता तो सरकार भारतीय, इसी के डर से उसने फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विधायिका एक पार्ट है। विधायिका का पार्ट है कि जो चयनित प्रतिनिधि है वह लोकतंत्र में अच्छी भूमिका निभाता है। अगर आरक्षण को लेकर के आयोग के कारण से अगर चुनाव डिले हुआ है तो जो हमारे पास प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ये होते हैं कोई न कोई कार्यपालिका के लोग, जबकि अधिकार है विधायिका का। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कार्यपालिका को न दे करके विधायिका को ही बना दिया, प्रशासन बना दिया है, ताकि चुनाव में डिले हुआ है तो लेकिन विधायिका काम संभालेगी। करने के लिए ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल जी। वीडियो हरी साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वाइस, लखनऊ।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।